जी हाँ, तो दोस्तों आज हम देखेंगे इतिहास का मॉडल पेपर। किस क्लास का देखेंगे? क्लास 12 का देखेंगे। वो इतिहास का मॉडल पेपर देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 20 दिसंबर को। कब होने वाली है? 20 दिसंबर को। और आज हो चुकी है 19/12/2024। ओके साथियों, तो बिल्कुल आपको बस एक दिन का दिन आपके पास में, एक दिन भी नहीं है पूरे, बस आपको बस तैयारी करनी है तो बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। आपको 3.25 घंटे मिलेंगे पेपर हल करने के लिए। ओके साथियों, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बस नीचे जो चीज़ें दी गई है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें खंड हैं साथियों। और पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरावस्तु कौन सी? पुरावस्तु का मतलब सबसे पुरानी वस्तु के बारे में बात करेंगे हम। तो हड़प्पा की, तो जो हड़प्पा सभ्यता है तो उसकी है मुहर। जो मोहरें हैं साथियों वो बिल्कुल सबसे पुरानी चीज़ें हैं वहाँ की। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक की वस्तु है, उसके लेखक का नाम क्या होगा साथियों? तो बिल्कुल सबसे आसान नाम हो जाएगा यहाँ पर बर्नियर। जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तकें हैं उनके लेखक का नाम हो जाएगा यहाँ पर बर्नियर। तीसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर सम्राट की समृद्धि एवं व्यापार प्रतिष्ठा थी तो किसके कारण थी साथियों? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा साथियों मसालों के कारण। जो मसाले थे उनके बहुत ही प्रतिष्ठित थे साथियों। चौथा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? बिल्कुल यदि इसके अंदर आपके पास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाए तो आप वो करके आओगे, लेकिन वो नहीं करना है, इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आना है। पांचवा है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, यानी अस्तित्व का मतलब है कि कब वो सामने आया था हमारे सामने। ओके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 26 नवंबर 1949 को हमारे सामने, इनके अस्तित्व में आ गया था, सबके सामने आ चुका था। छठा है कि अवध में सहायक संधि कब हुई थी? सहायक यानी कि किसी से सहायक कर लेते हैं उसको सहायक संधि कहते हैं। तो यह हुई थी 1801 के अंदर। कब हुई थी? 1801 के अंदर सहायक संधि हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? जो शहर माने जाते हैं जब के वर्तमान की जैसे शहर मानते हैं, इसी प्रकार से पहले मौर्य समाज का राजनीतिक जो दल बदल जो राजनीति करने वाले थे साथी, उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर था पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। आठवां कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई थी? तो बिल्कुल 8 प्रकार की स्वीकृति दी गई थी। आगे है कि किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा मेरे साथियों, क्या नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा निजामुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। और 10वां है कि मुगल काल के रेत का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किसान के लिए किया गया है। किसके लिए? किसान के लिए। 11 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सूचना पत्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बिल्कुल धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है साथियों? धौलावीरा से मिले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का है साथियों कि भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी देवा प्रिय की उपाधि में कौन राजा शामिल हुए हैं? तो प्रसिद्ध हुए हैं, तो बिल्कुल अशोक राजा था वो इसके अंदर शामिल, यानी कि प्रसिद्ध हुए थे साथियों। 13 नंबर का है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल 400 से लेकर 600 के बीच में थी। आगे है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने और किसके शासनकाल के अंदर करवाया था साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने इसका निर्माण करवाया था। 15वां है कि किस राजवंश में राजाओं के नाम से पहले माताओं का नाम लिया जाता है? तो बिल्कुल जो सातवाहन राजवंश है उसके अंदर पहले सबसे पहले राजाओं से पहले जो माताएं थी उनका नाम लिया जाता है। 16वां है कि कुल एवं जाति में क्या अंतर है? बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि एक ही कुल के सभी सदस्यों का समूह कहलाता है, यानी कि जो हिंदू समुदाय है तो वो एक जगह तो कुल कहलाता है। जाति से संबंधित जैसे कोई गुजर है तो गुजर का जितना भी समुदाय है जब बैठ जाता है तो उसको जाति के नाम से जाना जाता है। बेरवा है तो बेरवा, इस प्रकार से एक समूह होना चाहिए। आगे है कि सूफी कौन थे? तो सूफी थे साथियों कि इस्लाम धर्म की एक उदारवादी शाखा के अनुयायी होते हैं। किसकी? जो इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा, अलग अलग प्रकार की शाखाएं होती हैं उनमें से एक शाखा उदारवादी, उनके अनुयायी होने चाहिए। 18 है कि नयनार एवं अलवार कौन है? तो ये तमिल क्षेत्र के कवि संत होया करते हैं साथियों। जो तमिल क्षेत्र के जो कवि संत हैं वो इसमें आते हैं। 19 नंबर का है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्ताना का विरोध क्यों धारण करते हैं? तो ये इसलिए धारण करते हैं क्योंकि देवताओं से उनके घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण, घनिष्ठ गहरे संबंध उनके प्रमाण बताते हैं, सबूत बताते हैं। 20वां है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? तो ये साथियों भीमराव अम्बेडकर करके आओगे लेकिन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। ओके, 21वां है कि राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी साथियों। 22वां है कि संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 23वां प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गलत हो गया क्या? 23 में आ गया रविंद्रनाथ टैगोर और 22 के अंदर एक दोबारा देखो साथियों एक चीज़ गलत हो गई। 21वां प्रश्न की राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन की मांग, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था साथियों। क्लियर? अब देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन।
24 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पर है? 24 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि ताराबाद क्या था? तो ताराबाद का दौलताबाद का एक प्रसिद्ध संगीतकार शहर था। ताराबाद क्या है? ताराबाद वो गदर फिल्म वाला सनी देओल नहीं है यहाँ पर है दौलताबाद का एक प्रसिद्ध संगीतकार शहर था साथियों। 25 नंबर का है कि किताब उल हिंद पुस्तक के विषय क्या है? तो ये इसके बारे में एक धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, मूर्ति कला, कानून, सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय वस्तुएं हैं सारी, इसके अंदर ये पुस्तकें आती हैं। 26वां है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका नाम हो जाएगा BN राव। क्या नाम हो जाएगा? BN राव हो जाएगा। ओके। 27वां है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो बिल्कुल VS शुक्तंकर के कार्यकाल में शुरू किया गया था, नेतृत्व में। 28वां की हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थान से नहरों के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किसी शहर से अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 28वां तो अफगानिस्तान के जो सोरतुगई स्थल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सोरतु, इस प्रकार से सोरतुगई आपको लिखना है, सोरतुगई स्थल से मिले हैं। ओके। 29वां है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी कब और कहाँ से शुरू की गई थी साथियों? तो ये बिल्कुल गुजरात के जो साबरमती आश्रम थे वहाँ से शुरू हुई थी, 2 मार्च को हुई थी। ओके। 28वां कि अशोक के दम के मुख्य सिद्धांत का वर्णन करना है। तो बिल्कुल इसके जो सिद्धांत थे साथियों वो हम बारी बारी से देख लेते हैं। 28वां है ना ये। देखिए साथियों, अशोक के दम के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं साथियों। अहिंसा का पालन करना पहला सिद्धांत हो चुका है। दूसरा सिद्धांत है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करना, लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना, और आगे हैं कि अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के साथ व्यवहार करना। आगे हैं कि बड़ों का व्यवहार करना, सत्य बोलना, धर्मानुसार का पालन, धर्म के अनुसार चलना, यानी कि धर्म का अनुशासन करना, दान करना, और सोच और संयम पालन करना, अपनी सोच को संयम रखना, यानी कि नियंत्रण रखना, भाव, समृद्धि और कृतज्ञता का पालन करना, उनका ये सिद्धांत थे साथियों। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का किस प्रकार से वर्णन किया है? चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया था साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से किया है, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। पहली विशेषता है कि समुद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त एक महान योद्धा थे और उन्होंने कई युद्धों में हासिल जीत भी की थी। आगे है कि समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी भर में कोई उसका परिरत नहीं था। और आगे बताया गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि उनका मन सत्संग सुख का व्यसनी था, जो सत्संग का व्यसनी था उनका शरीर का व्यसन करने वाला था। और आगे है कि समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि उनके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था, सरस्वती और लक्ष्मी। ओके। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि वह वैदिक धर्म का अनुगामी था। समुद्र के बारे में कहा गया है कि उनका हृदय एक मर्दुल ताकि प्रणित मात्र में पिघल जाता है। उन्होंने लाखों गायों का दान भी किया है, लाखों गायों का उन्होंने दान किया था साथियों। अगला प्रश्न है 29 नंबर का हो गया, 23 नंबर का हो चुका है, 31 नंबर का हो चुका है, 32 नंबर का देखिए मिस प्रिंट हो चुकी है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या क्या भिन्नताएं संक्षिप्त में लिखी है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे हम आत्मा की अवधारणा। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि जैन धर्म में आत्मा की अवधारणा है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा के स्थान पर आत्मा यानी अन्यता की अवधारणा है। ओके। दूसरा पॉइंट है तपस्या। तो तपस्या किस प्रकार से की जाती है? तो जैन धर्म में चरम तपस्या और शाश्वत आत्मा पर जोर दिया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की जो वकालत करता है उस पर इसमें जोर दिया जाता है। चलिए देखो साथियों, हर धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ों पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट है अहिंसा। तो जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई प्रथा भी नहीं है। आगे है नग्नता। तो नग्नता है तो जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य मान जाता है। जैन धर्म का जो भगवान होता है नग्नता पूर्वक रहता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई भी चीज़ प्रचलित नहीं है। मोक्ष की बात करें हम तो मोक्ष है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए जोर यानी कि घोर तपस्या और शरीर त्याग को जरूरी माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में कोई ऐसा चीज़ माने नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो देखो साथियों क्लियर हो चुका है हमारा एजुकेशन 32 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है फिर कि पंच महाव्रत क्या थे। तो पंच महाव्रत यहाँ पर बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य या आचौर्य ब्रह्म है। क्लियर हुआ? ये पांचों चीज अहिंसा, सत्य, अस्त्य, आचौर्य, ब्रह्म, यर्य और अपरिग्रह है। ओके, पांचों चीज़ हो गई। और आगे बढ़ेंगे हम 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूर्ति कला की गांधार शैली के विकास व शैलीगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं मूर्ति कला की गांधार शैली के बारे में। तो इसकी शैलीगत विशेषताएं तो इसके बारे में देखना पड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं भाई।
देखिए साथियों, यहाँ पर आ चुकी है गांधार की विशेषताएं। तो गांधार की पहली विशेषता है कि गांधार में बुद्ध की मूर्ति में यूनानी देवता अपोलो जैसी बनाई गई, यूनान के अंदर जैसे देवता बनी हुई अपोलो जैसी बनाई गई है, उसी प्रकार से गांधार के अंदर भी मूर्ति कला है कि बुद्ध की मूर्ति इस प्रकार से बनाई गई है। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें कि गांधार कला में बुद्ध को घुंघराले बाल लिखे हुए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चित्रकला के अंदर भी यही बताया गया है। गांधार में बुद्ध को घुंघराले बाल से दर्शाया गया है, मूंछ है, अरणा है, प्रभा मंडल है। प्रभा मंडल जो चारों ओर होता है, जैसे कोई फोटो है उसके चारों ओर किसी प्रकार की डेकोरेशन वगैरह होती है, उसको प्रभा मंडल बोले। सलवट वाले वस्त्र हैं और चप्पल पहने हुए दिखाया गए हैं। ये चीज़ के अंदर विशेषता दिखाई गई है। तीसरी विशेषता बताई गई है कि गांधार कला में मूर्ति में मांसपेशियाँ स्पष्ट दिखती है। गांधार कला की जो मूर्ति है भाई, इसमें मांसपेशियाँ हैं जैसे हमारे शरीर में दिखती है, उसी प्रकार से उसमें भी दिखती है। आगे है कि गांधार कला में आभूषणों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और कला के अंदर जो मूर्तिकार है उसके अंदर आभूषण भी भरपूर तरीके से इसमें दिखाया गया है। आगे बताया गया है कि गांधार कला में मूर्ति में प्रेम, करुणा, वात्सल्य जैसी भावनाओं को भी दिखाया गया है। और गांधार कला में मूर्तियों के सिर के बाल पीछे की और मुड़े हुए वो जुड़े बनाए गए। जुड़े जिस प्रकार से औरतें जुड़े बनाती हैं उसके अनुसार मूर्ति कला के अंदर भी जुड़े बनाए गए हैं। क्लियर हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों हम कि 33 नंबर का कि इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर क्यों चकित हुए, इसको आपको समझाना है बिल्कुल अच्छे प्रकार से। तो साथियों, इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान थे, विद्वान का मतलब सभी प्रकार का उनको ज्ञान था, वे भारतीय डाक व्यवस्था देखकर इसलिए चकित हो गए क्योंकि यह व्यवस्था अत्यंत संगठित और प्रभावी थी। क्लियर हुआ। उसे समझिए, भारतीय डाक व्यवस्था में संदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए घोड़ों और धावकों का उपयोग किया जाता था। धावक यानी दौड़ने वाले व्यक्ति का प्रयोग किया जाता था जो घोड़ों को अच्छी प्रकार से चलाने जानते थे। ओके। और उस समय डाक टिकट होते थे, जो डाक वाले व्यक्ति होते थे उसको तुरंत प्रभाव से उसको पहुंचाने का कार्य करते थे। आजकल जो डाक पहुंचाने का कार्य होता है वो लगभग 1 महीने के अंदर डाक पहुंचाने का काम होता है और इंटरनेट के माध्यम से यदि पहुंचाया जाए तो 5 सेकंड का काम होता है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का प्रश्न है कि अल-बरूनी द्वारा वर्णित वर्ग की जाति वर्ण व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालना है। बिल्कुल ये स्वयं को करना है साथियों। ओके। 35वां है कि त्रिपिटकों पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। भाई देखो साथियों, जो त्रिपिटक थे उस पर छोटी सी टिप्पणी आपको लिखनी है। देखिए साथियों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के वो प्रमुख ग्रंथ है। क्लियर हुआ। जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म है उसके प्रमुख ग्रंथ है साथियों। आपके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। इसमें पहला टॉपिक पॉइंट है कि त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है। पहला विनय हो गया, पिटक हो गया, यानी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक हो गया। ओके। और आगे दूसरा पॉइंट है कि इनमें बुद्ध के उपदेशों के साथ साथ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और टिप्पणियाँ भी शामिल रहती हैं। ओके। आगे बताया गया है इसके अंदर कि इनमें बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। त्रिपिटक की रचना ईसा पूर्व 500 के आसपास श्रीलंका में की गई थी। जो त्रिपिटक की रचना की थी ईसा पूर्व 500 वर्षों पहले की गई थी साथियों। बहुत समय पहले की बात है, जो श्रीलंका में की गई थी। त्रिपिटक जो अंतिम रूप सिंघल के राजा वटगामणी के समय में पहले शताब्दी में दिया गया था। आगे बताया गया है कि जो त्रिपिटक की रचना धर्म की अलग अलग शाखाओं के संघों की थी, लेकिन ज़्यादातर प्राय ही लुप्त हो गई। लुप्त का मतलब नष्ट हो चुकी है, इसको भी ज़्यादातर कोई चीज़ें याद नहीं करते हैं। आगे त्रिपिटक के 3 संस्करण होने चाहिए, लेकिन आजकल मध्यमन का संस्करण नहीं मिलता है। 3 होने चाहिए लेकिन 2 तो मिलता है, लेकिन जो एक है मध्ययमान वो नहीं मिलता है साथियों। ओके, छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। अगला 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा का दिए गए संदेशों का वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। देखिए साथियों, अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेश आज के समय में भी प्रासंगिक हैं, यानी कि उजागर हैं। अशोक के संदेशों में ये बातें शामिल थी साथियों। क्या क्या थी देखो साथियों। पहला है कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, जितने भी जीव जंतु हैं उस पर सभी पर दया करनी चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, आदर करना चाहिए। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि आपने कोई दास रखा हुआ है, आपने कोई नौकर रखा हुआ है तो उसका भी बिल्कुल अच्छा व्यवहार, उसके बाद अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दूरदराज से बात कर रहे हैं। और अगला आगे बताया गया है कि हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई हिंदू है तो उसको मुस्लिम का करना चाहिए, यदि कोई मुस्लिम है तो हिंदू का उसको आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना दोस्तों की बातें गलत है। अपने धर्म यानी कि कोई अपनी प्रशंसा कर रहा है और अपने दोस्त की बुराई करना है तो बिल्कुल गलत बात है साथियों। ओके। आगे बताया गया है कि हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं कि आदत करना चाहिए। यानी कि कोई धर्म मुस्लिम है तो उसका, जो कोई हिंदू है मुस्लिम है तो उसको हिंदू की पालन करना चाहिए, और जो मुस्लिम है उसको हिंदू की धर्म की भी समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यह नहीं कि मुस्लिम है हिंदू पर विश्वास नहीं करता है और हिंदू है जो कि मुस्लिम पर विश्वास नहीं करता है, और दूर दराज से बात नहीं करनी चाहिए। ओके।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विजयनगर की जो किलेबंद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। स्पष्ट करना है आपको, किस प्रकार से स्पष्ट करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई विद्यार्थियों, हाँ विजयनगर की किलेबंद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। जो खेत थे, जो किले बंद थे, किले को भी घेरा गया था, प्लस जो खेत थे उसको भी उनके अंदर घेर लिया गया था। पहले बात करेंगे हम विजयनगर के किलेबंद को क्षेत्र में कच्छ क्षेत्रों को रखने में कई फायदे हुए थे। किस प्रकार से फायदे हुए थे उनको भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट में देखेंगे कि इसमें एक विस्तृत की बहुत बड़ी नहर प्रणाली थी जो सिंचाई के लिए तुंगभद्रा से पानी खींचती थी। बहुत बड़ी विस्तृत की बहुत बड़ी नहर प्रणाली थी और वो कहाँ से पानी लाती थी भाई? तुंगभद्रा नदी से वो पानी खींचती थी, यानी कि वहाँ से पानी आता था। दूसरी विशेषता है कि ये इससे जो घेराबंदी से फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सकता है, यानी कि जो घेराबंदी किया गया था उसको फसल थे, उसको जो जंगली जानवर थे साथ ही उससे भी नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ओके, आगे बताया गया है, इतना सा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे तीसरा पॉइंट में है कि इसमें कृषि क्षेत्र, खेती वाले खेत बगीचे और जंगल शामिल थे, यानी कि कृषि करने वाले क्षेत्र की वो भी थे और बगीचे भी थे, और खेती वाले खेत जिसमें फसल बोई गई है पहले से वो भी इसके अंदर शामिल थे। 38वां है कि इस्तमरारी बंदोबस्त एवं रेतवाड़ी बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई साथियों, ये भी आपके 5 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त की, तो इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। स्थायी यानी कि कुछ समय, स्थायी यानी कि हमेशा के लिए बंद करना। ओके, यह व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया भारत में कब आई थी? 1900 ईस्वी के अंदर इंडिया में आई थी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक वसूलने को बनाई गई। ओके, जमींदारों के बीच कर वसूलने यानी कि पैसा वसूलने को लेकर बनाई गई थी और इस व्यवस्था को तहत जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। जमींदारों को जमीन का लगान 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था, यानी कहने का मतलब कि जैसे कि 11 हिस्सा हैं तो उसको 10 कंपनी को देना होता था। ओके, और एक हिस्सा वे सेवाओं के लिए रख सकते थे। ओके, खाने के लिए या फिर सेवा करने के लिए रख सकते थे। इस व्यवस्था को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्निवास ने 22 मार्च 1973 को लागू किया गया था। किसने किया था भाई? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था साथियों लॉर्ड कार्निवास, उसने 22 मार्च 1993 को लागू किया था साथियों। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे हम रेतवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। मद्रास यहाँ पर नील की खेती भी बहुत अधिक की जाती थी साथियों। इसे मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। किसने? के तत्कालीन तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया था और था इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। ओके, किसानों को जमीन का राजस्व कंपनी को देना होता था। ओके, और इस व्यवस्था में जमीन का राजस्व भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम साथियों कि सूर्य अस्त विधि एवं सूर्य अस्त कानून क्या था। पहले के समय की बात करेंगे, सूर्य अस्त विधि और सूर्य अस्त कानून क्या था भाई, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। देखिए साथियों, स्पष्ट तरीके से बताया गया है, जो बार बार जो आता है बार बार तो गैलरी से आता है वो क्लियर हुआ। सूर्य अस्त कानून एक ऐसा कानून होता है जिसमें एक किसी कार्यक्रम या एजेंसी को एक निश्चित समय अवधि के बाद स्वतंत्र की पुनः समाप्त होने का प्रावधान होता है। ओके, इसे क्या कहते हैं? इसे सनसेट क्लॉज भी कहा जाता है। सूर्य अस्त कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी हम देखेंगे, नीचे की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट में है कि सूर्य अस्त कानून का मकसद विधायी ठहराव से बचना और अवांछित कानून बचाने से होता है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादातर कानूनों में सनसेट क्लॉज नहीं होता है, जिससे भी हमेशा प्रभावी रहते हैं। आगे बताया गया है कि सनसेट क्लॉज से कानूनों और विनियमों का आवधिक संशोधन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देशों में भी 20 से ज़्यादा सालों से सनसेट क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा है। कब से हो रहा है? 20 साल से ज़्यादा से। अरे यार बार बार क्यों आता है? आगे है कि भारत में राजकोषीय और कर नीतियों में सनसेट क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि धर्मसूत्रों तथा धर्मसूत्रों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित नियम को बताइए। देखिए साथियों, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 श्रेणियों या वर्गों के आदर्श व्यवसायों के बारे में भी नियम होता है। वो नियम है जाति समुदाय, यानी कि जाति पदानुक्रम व्यवसाय के अनुसार है, अतः कथन 2 सही है। ओके, कथन 2 का मतलब है कि ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन है और शिक्षा देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, उपहार देना, प्राप्त करना था। ओके, क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का कि मौर्य समाज की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। बहुत बड़ा प्रकाश डालना ही, लेकिन मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूँ, वह इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो साथियों, पूरा उत्तर आ चुका है। हिंट नहीं है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित थी, केंद्र के अनुसार थी। मौर्य साम्राज्य में राजा या सम्राट प्रशासन का केंद्र था। आगे बताया गया है कि राजा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था पालिका का प्रमुख होता था। राजा मंत्री परिषद की सहायता शासन करवाता था।
ओके, आगे बताया गया है कि राजा साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति नियुक्त कर, योग्य जो समझने लायक व्यक्ति थे उसको नियुक्त करता था। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सशस्त्र अंग रक्षिकाएं होती थी। रक्षिकाएं यानी कि स्त्रियाँ होती थी। साथ ही स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा शौक था पहले के ज़माने में, याद रखना है। आगे बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए एक विशाल जासूसी प्रणाली थी। और मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के लिए कई विभाग थे, जैसे कि राजस्व विभाग हो गया, सैन्य विभाग हो गया, जायसी विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया। और एक चीज़ बताते देखो साथ, पहले के ज़माने में राजा महाराजा थे जिनके बहुत सारी दासियाँ होती थी, पत्नियाँ होती थी, रक्षिकाएँ होती थी जिनके साथ वो अपना जीवन यापन करते थे। 42वां क्वेश्चन है कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल, जो गिलास का फल था वो एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी का जो अवधि के बारे में उक्त कथन था उसको संक्षेप में प्रश्न दीजिए कि वो क्या कहना चाहते थे। लो समझो साथियों कि जब 1851 में अवध की रियासत को वह हड़पने की फिरौक में था तब उसने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। और उसकी इस टिप्पणी के लगभग 5 वर्ष के बाद सन 1956 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध रियासत को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था और अवध के नवाब को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया? कलकत्ता में कारावास में भेज दिया गया। 43वां है कि 1857 की क्रांति को भड़काने में जो धार्मिक कारण का उल्लेख होता है वो आपको बताना है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। पहला बताया गया है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और आगे भी बताया गया है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म कर दिया था। अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, क्योंकि कोई विधवा हो जाती थी महिला तो कानून के द्वारा उसको पुनर्विवाह करने की योग्यता प्रदान कर दी थी। आगे है कि अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति भी दी थी। अंग्रेजों ने मस्जिद और मंदिर की ज़मीन पर कर लगाया था, पैसा लगा दिया था। यदि कोई भी बनाएगा तो कर लगेगा और यदि बना हुआ है तो उस पर भी कर लगेगा। आगे बताया गया है कि अंग्रेजों ने धार्मिक विकलांग अधिनियम 1856 भी बनाया गया था, पर उस पर कोई कर बनाया गया था, फिर अलग चीज़ें बनाई गई। अंग्रेजों ने रेल, डाक और तार क्षेत्र में काम किया, जिसे भारतीयों ने ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम माना था। यानी भाई जो उसने बनाया था, लेकिन भारतीय ने सोचा कि ये सब ईसाई धर्मों का काम है। आगे है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई बनाने की नीति अपनाई थी। ईसाई धर्म अपनाने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद और कई सुविधाएं। अंग्रेजों ने कहा था कि जो भी ईसाई पद यानी कि जो ईसाई समुदाय से बनेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, उच्च पद यानी ऊँचे ऊँचे पद दिए जाएंगे, कई सुविधा उनको दी जाएगी। साथ ही अंग्रेजों के द्वारा ये नीतियाँ चलाई गई। 44वां है कि सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी वो आपको स्पष्ट करनी है। तो देखो साथियों, पहले के ज़माने के जो सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन था उनमें कई समानताएं थी जिनको बारी बारी से देखते हैं। पहली थी कि दोनों आंदोलन ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना था कि भाई ईश्वर हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिमान है। और दोनों आंदोलन में ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम पर जोर दिया, सच्चे प्रेम से उन्होंने ईश्वर की भक्ति की थी। और दोनों आंदोलनों ने इंसानों के प्रति आदरभाव पर जोर दिया था कि आदर भाव यानी कि आदर करना सिखाया था। दोनों आंदोलनों ने गुरुओं की अहमियत बताई थी कि गुरु हमारे से बड़े हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में उनका महत्व है। दोनों आंदोलन ने व्रतों और कर्मकांड को कम अहमियत दी, यानी कि व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर्म करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दोनों आंदोलन ने धार्मिक समानता को बढ़ावा दिया था कि धर्म किस प्रकार से बड़ा है। दोनों आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया कि स्थानीय भाषा कितनी बहुत बड़ी बात है। दोनों आंदोलन ने जाति और वर्ग की सीमाओं के पार समावेशता को बढ़ावा दिया था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महात्मा गांधी का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन 45 और 46 क्वेश्चन कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक एवं आर्थिक सुधारक भी थे। स्पष्ट कीजिए। और हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषता, ये 2-3 क्वेश्चन आपको बताना है, करना है 4 क्वेश्चन। ये तो 34 नंबर का करना है, एक 48 नंबर का करना है, 47 नंबर का, 48 4 नंबर के क्वेश्चन आपको करना है। और 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो चुके हैं और आपको करना है। और 49 नंबर का क्वेश्चन एक तो आपको करना है, 5 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, 5 क्वेश्चन करना है, 5 नंबर का नहीं 5 क्वेश्चन आपको करना है। तो क्लियर हो चुके हैं साथी, बिल्कुल आपके सामने 49 क्वेश्चन थे, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना है, 44 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। चलो कोई बात नहीं है। यदि क्लास अच्छी लगी तो कि आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जो दोस्त हैं उनको भी भेजना है कि मॉडल पेपर डाल चुका है और इनमें से बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो लाइक करना, फटाफट भेज दो साथियों सभी दोस्तों को। जी।